फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन, वीडियो कड़ी भाग 14 में मैं डॉक्टर एल.एन. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर। आज हम इस कड़ी में साझेदारी फर्म के विघटन का प्रश्न तो हल करेंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न जिसमें दो साझेदार दिवालिया हो रहे हों। पिछले भाग में हमने एक साझेदार का दिवालिया से संबंधित फर्म के विघटन का प्रश्न हल किया था। आज हम दो साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म की पुस्तकें बंद करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। ये एक प्रश्न है, ABC 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, 1:3 नहीं, 3:1 नहीं, 2:3:1। उन्होंने फर्म को डिजॉल्व करने का 31 मार्च 2019 को डिसाइड किया और उस डेट को उनकी बैलेंस शीट जो है वो इस प्रकार है। एसेट्स में है लैंड, स्टॉक, मशीन, डेटर्स और सीज कैपिटल, सी की पूंजी की कमी है। और लायबिलिटीज साइड है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी की पूंजी। बैलेंस शीट का टोटल 17,800 है। लायबिलिटी साइड में दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट्स में सीज कैपिटल के अलावा 4 एसेट्स हैं, लैंड, स्टॉक, मशीन और डेटर्स। इंफॉर्मेशन है भूमि से 2,800, मशीन से 5,400, स्कंद से 3,000 और देनदारों से 1,200 रुपए वसूल हो रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान का दायित्व ए ले रहा है, वसूली के व्यय 240 रुपए हो रहे हैं। यहां पर क्रेडिटर्स के भुगतान के संबंध में प्रश्न में कोई निर्देश नहीं है, जबकि क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। बी और सी दोनों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। बी की व्यक्तिगत संपत्ति से जो सरप्लस आ रहा है वो रुपए में 25 पैसे, मतलब 25% आ रहा है, वसूल हो रहा है। जबकि सी का जो सरप्लस आ रहा है वो रुपए में 10 पैसे का आ रहा है, मतलब 10% का आ रहा है। प्रश्न में निर्देश है कि आपको फर्म के अकाउंट्स क्लोज करने हैं। दो साझेदार दिवालिया हैं, बी और सी। बी की संपत्ति से, निजी संपत्ति से 25% और सी की निजी संपत्ति से 10% वसूली हो रही है। तो चलिए उन्हीं 4 स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। लैंड, स्टॉक, मशीन और देनदार, बैलेंस शीट के 4 आइटम को हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर शिफ्ट किए। सीज कैपिटल अकाउंट सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला गया। इस प्रकार बैलेंस शीट का एसेट साइड आपका पूरा का पूरा खाली हो गया। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने शिफ्ट किया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और दोनों पार्टनर ए और बी का पूंजी खाते का जो शेष है उसको पूंजी खाते के क्रेडिट में हमने शिफ्ट किया। और इस प्रकार बैलेंस शीट आपकी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। दूसरा स्टेप, संपत्तियों से वसूली और दायित्वों का व्यय सहित भुगतान। तो पहले संपत्ति की वसूली करते हैं। भूमि से 2,800, मशीन 5,400, स्टॉक 3,000 और डेटर्स 1,200। रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स आई थी तो उनसे वसूली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगी। तो ये हमने बैंक खाते को प्रभावित किया है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लैंड 2,800, मशीन 5,400, स्टॉक 3,000 एंड डेटर्स 1,200, टोटल 12,400। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल अमाउंट 12,400। दायित्व के संबंध में कहा गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट
को ए पे कर रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट प्रभावित करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लाए थे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो इसका जब पेमेंट का होगा तो वो डेबिट में एंट्री होगी। चूंकि वहन करने का दायित्व तो ए ले रहा है तो ए का पूंजी खाता हम प्रभावित कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि 4000 से। रियलाइजेशन के डेबिट में ए का पूंजी खाता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ है कि समापन के जो व्यय हैं 240 रुपए के हैं और क्रेडिटर्स के संबंध में नहीं कहा गया है तो भी हम एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे क्योंकि फर्म के पास अभी अमाउंट अवेलेबल है। तो इस लायबिलिटी का पेमेंट होगा रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट के जरिए। क्रेडिटर्स पूरा 100% 9000 और समापन के व्यय 240। इस प्रकार टोटल पेमेंट हो रहा है 9240। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, वही क्रेडिटर्स 9000 और जो समापन व्यय है 240, टोटल 9240। यहाँ पर संपत्ति से वसूली और दायित्व का व्यय सहित भुगतान दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट होता है। तीसरा स्टेप में आ जाएं तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल है 30,440, जबकि क्रेडिट साइड में 5,040 डेफिसिट कर रहा है, कम हो रहा है। इसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:3:1 है उस अनुपात में ट्रांसफर करते हैं और प्रभावित करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए के हिस्से में आया है 1680, बी के हिस्से में आया है 2520 और सी के हिस्से में आया है 840, टोटल 5040। यहाँ पर तीसरा स्टेप आपका समाप्त होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बंद होता है। एंट्री हमने की है अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी के अमाउंट से, तो इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन है, ए 1680, बी 2520, सी 840। तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब देखें तो बी की निजी संपत्ति से 25% और सी की निजी संपत्ति से 10% वसूली हो रहा है। तो हम यहां पर देखें तो दोनों पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। बी का डेबिट साइड का टोटल है 2520, जबकि क्रेडिट साइड में केवल 800 का अमाउंट है। तो यहां पर 1720 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है बी का। इसका रुपए में 25 पैसे मतलब 25% रिकवर होगा 430 रुपए। ये हमने 430 रुपए ले आए। इसी प्रकार सी का देखें तो सी का डेबिट टोटल है 1440, जबकि क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, जीरो है। तो इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस 1440 और इसका रुपए में 10 पैसे मतलब 10% पर्सनल एसेट से आ रहा है। तो 1440 का 10% मतलब 144 रुपए। इस प्रकार बी से 430 और सी से 144 रुपए ये वसूल हो रहे हैं, जिसको हमने बैंक खाते के जरिए प्रभावित किया है। तो बी और सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में बी और सी का कैपिटल अकाउंट, बी 430, सी 144, टोटल 574। चूंकि ये दोनों साझेदार दिवालिया हो रहे हैं तो दोनों की हम अब देखते हैं पूंजी की कमी कौन वहन करेगा। जो सक्षम साझेदार है यहां पर बचता है केवल ए। तो बी का देखें तो 2520 डेबिट टोटल है, 800 क्रेडिट में था, 430 इससे नगद आया है, 1290 रुपए की पूंजी की कमी हो रही है जिसको ए वहन कर रहा है। सी का देखें तो डेबिट टोटल है 1440 और उसमें से केवल 10% 144 रुपए नगद आए हैं, 1296 रुपए डेफिसिट ऑफ कैपिटल है, इसको भी वहन करेगा ए। तो बी और सी के पूंजी की जो कमी है उसको ए अकेला वहन कर रहा है 1290 और 1296 से। एंट्री है बी और सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एज कैपिटल अकाउंट
तो इसका प्रभाव पड़ेगा एस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 20 कैपिटल अकाउंट 1290 के अमाउंट से और सी कैपिटल अकाउंट 1296 के अमाउंट से। इस प्रकार बी और सी का कैपिटल अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाता है। अब देखें हम ए का कैपिटल अकाउंट, तो ए का क्रेडिट टोटल है 8000, जबकि डेबिट में कम हो रहा है 3734, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैंक खाते में। यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट भी बंद हो रहा है, तो ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में एज कैपिटल अकाउंट 3734। रियलाइजेशन बंद हो गया थर्ड स्टेप में। अभी हमने कैपिटल अकाउंट को बंद किया है। यहां पर देखें तो बैंक अकाउंट का डेबिट का टोटल है 12,974 और क्रेडिट साइड का टोटल भी 12,974 है, और इस प्रकार यहां भी बैंक खाता बंद हो गया है, फर्म की पूरी पुस्तकें बंद हो गई हैं। इस प्रश्न में बी और सी दो साझेदार दिवालिया हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में तो बोल देता है बी और सी दोनों दिवालिया हो रहे हैं और दोनों से कोई राशि वसूल नहीं हो रही है, लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तब हमको ये देखना चाहिए कि किस पार्टनर्स की डेबिट बैलेंस आ रहा है। सपोज बी और सी दो दिवालिया हैं, दोनों से कोई वसूली नहीं हो रही है, और बी का जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जबकि सी का उस समय क्रेडिट बैलेंस है, तो हम बी पार्टनर्स को पहले इंसॉल्वेंट मानेंगे, दिवालिया मानेंगे, और सी को अभी दिवालिया नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति में बी का जो डेफिसिट ऑफ कैपिटल होगा, पूंजी की कमी होगी, वो ए और सी द्वारा वहन की जाएगी, क्योंकि सी का पूंजी खाते का अभी क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए बी की पूंजी की कमी को ए और सी वहन करेंगे, और जैसे ही वो बी की पूंजी की कमी को सी भी वहन करेगा, तो वैसे ही सी का जो पूंजी खाता है जो कि अभी तक क्रेडिट बैलेंस था, वो अब डेबिट बैलेंस दिखाएगा, और जैसे ही सी का पूंजी खाता डेबिट बैलेंस दिखाएगा वैसे ही सी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब सी इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाएगा तो सी की पूंजी की कमी, अब जो साझेदार बचा है सक्षम वो ए बचा है, तो सी की पूंजी की कमी को ए वहन करेगा। ऐसा ध्यान रखना है कि क्रेडिट बैलेंस अगर है तो जब तक उसका क्रेडिट बैलेंस है उस सीमा तक उस प्रश्न के लिए उस साझेदार को दिवालिया ना माना जाए। जिसका डेबिट बैलेंस आता है वो साझेदार पहले दिवालिया होगा और उसकी पूंजी की कमी को बाकी साझेदार वहन करेंगे। इस क्रम में ही साझेदारों के दिवालिया का, एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया का प्रश्न हल करना चाहिए। मुझे आशा है ये वीडियो भी आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।